Hello friends, now today I am discuss a new topic and the topic is the viruses and bioterrorism। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स एंड टॉक्सिन्स ऐसे होते हैं जिनको एज ए बायोटेररिज्म यूज़ किया जाता है। और अक्टूबर 2001 में भी कहीं से एक ऐसा लेटर आया जो कि कंटेनिंग बेसिलस एंथ्रेसिस स्पोर्स, और ये यूनाइटेड स्टेट मेल के थ्रू मीडिया कंपनी न्यूयॉर्क में एंड बोका रोटन में फ्लोरिडा में और सेनेट ऑफिस इन वाशिंगटन डीसी में पहुंचा। इससे लगभग 22 केसेस एंथ्रेक्स के हुए, जिसमें 11 इन्हेलेशन वाले एंथ्रेक्स के थे और 11 केसेस क्यूटेनियस एंथ्रेक्स के थे। इसमें 5 केसेस में तो डेथ हो गई। तो ये यूनाइटेड स्टेट में बहुत ही ज़्यादा पैनिक करने वाला एक टाइम था। अभी तक 1400 ऐसी स्पीशीज़ हैं जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म की वेल नॉन हैं, जो कि पैथोजेनिक हैं फॉर द ह्यूमंस एंड नॉट फॉर ह्यूमंस बट आल्सो फॉर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो ये इसमें ये देखा गया है कि इसमें भी जो वायरसेस हैं उसको इजीली यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि दे आर द गुड बायोटेरिस्ट एजेंट। कैसे? क्योंकि इनका डिसेमिनेशन, इनकी ट्रांसमिसिबिलिटी, इनकी इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी, इनकी हाई मॉर्बिडिटी, हाई मॉर्टिलिटी रेट होने के कारण इनको यूज़ किया जा सकता है। ऐसे ही जो टेररिस्ट हैं वो अगर इनको यूज़ करते हैं तो दे आर हाईली एट हाई लेवल ऑफ रिस्क पर इसको यूज़ करते हैं, और इसका डिसेमिनेशन करना, इसका प्रोडक्शन करना, बहुत लार्ज अमाउंट में बनाना टेररिस्ट के लिए भी घातक हो सकता है। ऐसे में एग्रो टेररिज्म जो है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसको इतनी एक्सपर्टाइज की ज़रूरत नहीं होती, और टेररिस्ट इजीली इस टाइप के एजेंट्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो एग्रो टेररिज्म से रिलेटेड वायरसेस हैं ये केवल क्रॉप्स को ही डैमेज करते हैं और किसी भी टाइप से ह्यूमंस को इन्फेक्ट नहीं करते। नाउ कम्स टू द डेफिनेशन। सबसे पहले व्हाट इज़ द एग्रो टेररिज्म। तो एग्रो टेररिज्म क्या है? एग्रो टेररिज्म एक ऐसा बायो टेररिज्म है जिसमें डेलिबरेट यूज़ ऑफ एनिमल एंड प्लांट पेस्ट जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस एंड फंजाई का यूज़ किया जाता है फॉर जस्ट अचीविंग द गोल टू जनरेटिंग फियर, फियर लाने के लिए, इकोनॉमिकल डैमेज करने के लिए एंड अनडिटरमाइंड सोशल स्टेबिलिटी। नेक्स्ट टर्म है बायोलॉजिकल वारफेयर। तो बायोलॉजिकल वारफेयर में क्या होता है? इसको हम बायो वारफेयर भी कहते हैं। अ स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ वारफेयर इन्वॉल्विंग द यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट्स कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है अगेंस्ट ए टारगेट, किसी टारगेट को के अगेंस्ट में। ये टारगेट ह्यूमन हो सकते हैं, एग्रीकल्चर हो सकता है या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है। नाउ व्हाट इज़ द बायोटेररिज्म? द थ्रेट और यूज़ ऑफ ए बायोलॉजिकल एजेंट और टॉक्सिन, मतलब आप इसमें सीधा कोई बायोलॉजिकल एजेंट भी यूज़ कर सकते हैं या फिर टॉक्सिन भी, अगेंस्ट ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स बाय इंडिविजुअल्स और ग्रुप मोटिवेटेड बाय पॉलिटिकल, रिलीजियस, इकोलॉजिकल और अदर आइडियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स। Now, what is the biocrime? Biocrime is the threat or use of a biological agent for murder, extortion, or revenge. Now comes to the viruses as bioweapons. आफ्टर 20th सेंचुरी अब इसमें बहुत ज़्यादा वायरस में अलग अलग कल्चर्स का स्टेबलाइजेशन हो चुका है, और वायरस को एरोसोल डिसेमिनेशन के रूप में यूज़ किया जाता है। एक हाइपोथेटिकल मॉडल ये कहता है कि अगर रिफ्ट वैली फीवर वायरस या टिक बोर्न एन्सेफेलाइटिस वायरस या फिर वेनेजुएलन एन्सेफेलाइटिस वायरस को लिया जाए, तो ये 3 वायरसेस का अगर 50 kg बनाया जाए और इसे एयरक्राफ्ट से 2 किलोमीटर की लाइन पर फैलाया जाए, तो लगभग 5 लाख पॉपुलेशन सस्पेक्टेड या ससेप्टिबल हो सकती है। किसी भी वायरस से जो ससेप्टिबिलिटी है वो डिपेंड करती है वायरस का न्यूक्लिक एसिड कैसा है, टेम्परेचर वहाँ कैसा है, इसके बाद रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी है, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस का कितना वहाँ पर इफ़ेक्ट है। इसके अलावा बहुत सारे अदर वायरसेस भी हैं
जो कि ह्यूमंस को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे इबोला वायरस, लासा फीवर वायरस, एंटेरोवायरस 70, येलो फीवर वायरस। या फिर जो लाइव स्टॉक को अफेक्ट करते हैं, जैसे फुट एंड माउथ डिसीज़ वायरस, रिंडर पेस्ट वायरस, न्यूकैसल डिसीज़ वायरस। इन पर भी स्टडी की गई है, जो कि कहीं ना कहीं ह्यूमंस को और एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। Now comes to the requirement for an ideal biological warfare agents। तो एक बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट्स को आइडियल होने के लिए क्या क्या ज़रूरी है। पहला तो यह है कि अवेलेबिलिटी, तो अवेलेबल रहे। दूसरा है ईज़ ऑफ प्रोडक्शन, अच्छे से बनाया जा सके, प्रॉब्लम नहीं आए बनाने में। स्टेबिलिटी आफ्टर प्रोडक्शन, बनने के बाद भी वो स्टेबल रहे, ये नहीं कि वो नष्ट हो जाए अपने आप। ससेप्टिबल पॉपुलेशन, ह्यूमन और एनिमल, जिसको भी अफेक्ट करना है वो पॉपुलेशन आपके पास रहे। अब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अगर कोई एनिमल या ह्यूमन ससेप्ट हो भी जाए तो उसका कोई ट्रीटमेंट ना हो पाए। एबिलिटी टू इनकॉर्पोरेट और किल द होस्ट, तो कैसे भी करके उसमें एबिलिटी हो कि वो होस्ट को किल कर सके। अप्रोप्रिएट पार्टिकल साइज इन एरोसॉल सो दैट द वायरस कैन बी कैरिड लॉन्ग डिस्टेंस by prevailing winds and inhaled deeply into the lungs of unsuspecting victim। तो इसमें उसका पार्टिकल साइज इतना छोटा हो कि वो इजीली एरोसॉल से इनहेल हो जाए और लंग्स में डीपली चला जाए। एबिलिटी टू डिसेमिनेट विया फूड एंड वाटर, चाहे वो फूड में डालें चाहे वाटर में डालें, वो डिसेमिनेट हो जाए। एंड द एबिलिटी ऑफ ए वैक्सीन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट ग्रुप, और ऐसा भी रहे कि उसकी कुछ एक वैक्सीन बनाई जा सके ताकि वो कोई एक जो ग्रुप है जो उसको डिसेमिनेट कर रहा है उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी वाले जो भी वारफेयर एजेंट्स हैं, बायोलॉजिकल वारफेयर एजेंट्स हैं, उनको बायोसेफ्टी लेवल 4 में रखा गया है। ठीक है, मतलब ये हाईली हेजार्डस होते हैं, इनको हमें बायोसेफ्टी लेवल 4 में रखना होता है। और ये एजेंट्स का कोई ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल नहीं है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले लें इबोला वायरस एंड मरबर्ग वायरस। तो इसीलिए इनका प्रोडक्शन भी जो है रेस्ट्रिक्टेड रहता है, और नेशनल बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम ने इसका जो प्रोडक्शन है वो रेस्ट्रिक्ट कर रखा है। तो ये इतने ज़्यादा हिजार्डस हैं, इसलिए टेररिस्ट क्या करते हैं कि एनिमल वायरसेस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि वो जो है उनको खुद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। और दूसरा ये कि इन एजेंट्स को बनाने के लिए इतनी ज़्यादा लेबोरेटरी फैसिलिटीज़ की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। साथ ही ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं ये बहुत इजीली कैरी किए जाने वाले हो सकते हैं, और इस टाइप के ऑपरेशन को कंडक्ट करने में पकड़े जाने की संभावना भी कम होती है। और कहीं ना कहीं जो कंट्री की इकोनॉमी है वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स, ट्रेडिंग ऑफ ग्लोबल फूड एंड मतलब रिक्वायरमेंट ऑफ फूड, तो ऐसी कंडीशन में ये देखा गया है कि टेररिस्ट का जो अटैक रहता है वो इन्हीं चीज़ों पर सबसे ज़्यादा रहता है। और ये एक बहुत बड़ा इकोनॉमिकल इम्पैक्ट छोड़ता है, क्योंकि एनिमल्स और एग्रीकल्चर जो है ये सिस्टम कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली एक कंट्री को स्ट्रेंथनिंग देता है। तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्थ्रोपॉक्स वायरसेस की। ये आता है पॉक्स विरिडी फैमिली, उसमें आता है कॉर्डोपॉक्स विरिनी सब फैमिली, और उसमें आता है जीनस ऑर्थ्रोपॉक्स। ऑर्थ्रोपॉक्स वायरस में जो वायरस है वो है वेरियोला मेजर वायरस। वेरियोला मेजर वायरस से स्मॉल पॉक्स होता है, और वेरियोला मेजर जो है एक आइडियल टेररिस्टिक वेपन है, क्योंकि ये हाईली ट्रांसमिसिबल है इन द एरोसॉल। और दूसरा ये है कि हाई पॉपुलेशन को ससेप्ट कर सकता है, और इसमें हाई मॉर्बिडिटी एंड हाई मॉर्टिलिटी होती है। इसका जो मॉर्टिलिटी रेट है वो लगभग 30% होता है अमंग अनवैक्सीनेटेड पॉपुलेशन में, और इसकी कोई स्पेसिफिक थेरेपी नहीं है।
ठीक है। द डायग्नोसिस ऑफ अ डिसीज दैट हैज़ नॉट बीन सीन फॉर मोर देन 30 years वुड बी डिफ़िकल्ट। तो अभी तक लगभग 30 years से अभी तक कोई ऐसा पर्टिकुलर डायग्नोसिस नहीं मिल पाया है कि डिसीज़ को इजीली डायग्नोस किया जा सके। नेक्स्ट वायरस है अल्फ़ा वायरसेस। ये जो अल्फ़ा वायरसेस है ये टोगोविरिडी फैमिली में आता है, जिसका जीनस अल्फ़ा वायरस है। तो टोगोविरिडी में भी देखा गया है अल्फ़ा वायरसेस जो होते हैं वो बहुत लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस किए जा सकते हैं, और ये हाईली स्टेबल होते हैं, और एरोसॉल में भी जो होते हैं इजीली इन्फेक्शन फैला सकते हैं, और इसकी जो वैक्सीन है वो बनाना भी डिफ़िकल्ट होता है। नाउ नेक्स्ट वायरसेस हैं फिलो वायरसेस एंड एरिना वायरसेस। ये फैमिली फिलोविरिडी और एरिना विरिडी से बिलोंग करते हैं, 15th नंबर और 19th नंबर। तो इसमें ये हाईली विरुलेंट होते हैं, और ह्यूमंस में ये हीमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं, और इसीलिए इसका यूज़ जो है एज ए बायो वेपन्स में किया जाता है। ये बहुत ज़्यादा फियर और एंग्जाइटी देते हैं। साथ में फिलो वायरस, इबोला वायरस, मर्कबर्ग वायरस जो होते हैं वो एयरबोर्न रूट से भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। इसमें जो फर्टिलिटी रेट है इसका 80% होता है। इसके अलावा ये वायरसेस ह्यूमंस में डायरेक्ट कांटेक्ट से या फिर वायरस कंटेनिंग फ्लूइड से भी फैल सकते हैं। एरिना वायरस के भी जो है 5 स्पीशीज़ मिली है, जैसे लासा फीवर, जुनीन, माचुपो, फिर ग्वानारिटो एंड सेबिया। तो ये सभी जो है हिमोरेजिक फीवर कॉज करते हैं, और इनका केस फर्टिलिटी रेट लगभग 20% होता है। इसके अलावा इनको सेल कल्चर में भी प्रोपेगेट किया जा सकता है, और ये एरोसॉल के थ्रू डिसेमिनेट होते हैं। ये ह्यूमन से ह्यूमन में भी ट्रांसमिशन एरोसॉल के थ्रू कर सकते हैं, और इसीलिए इनको BSL 4 में रखा गया है। नेक्स्ट वायरस है एप्थो वायरस, और एप्थो वायरस जो है वो पिकोनाविरिडी फैमिली से आता है, जिससे जो डिसीज़ होती है वो है फूट एंड माउथ डिसीज़। फूट एंड माउथ डिसीज़ जो है बहुत सीवियर होती है। यह डिसीज़ कैटल की, स्वाइन की, शीप की, गोट की और अदर रूमिनेंट स्पीशीज़ में होती है। इसका ह्यूमन हेल्थ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। FMD इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज ब्लिस्टर इन द माउथ। तो माउथ में बड़े बड़े ब्लिस्टर बनते हैं। ऑन द टीट, तो टीट्स में भी ब्लिस्टर बनते हैं, एंड बिटवीन टोज़, और टोज़ में भी ब्लिस्टर्स बनते हैं। दे बस्ट टू कॉज पेनफुल रॉ सोर एंड इवन द लॉस ऑफ हूफ्स। तो ये बस्ट होते हैं और सोर बनाते हैं। ठीक है। एनिमल ऐसी कंडीशन में कुछ खा नहीं पाता, पी नहीं पाता, वॉक नहीं कर पाता, एंड इसके अलावा इसका मिल्क प्रोडक्शन भी कम हो जाता है। ये FMD जो है इतना फेटल नहीं है, एनिमल वापस से रिकवर भी हो जाता है, लेकिन देर इज़ अ लॉस ऑफ मिल्क एंड मीट प्रोडक्टिविटी। रिकवर एनिमल जो होता है हमेशा ही इन्फेक्शियस वायरस को शेड करता रहता है। तो मैंने एक जगह पढ़ा है कि लगभग ये 2 साल तक शेड करता है, और 2 साल तक इसका कैरियर बना रहता है। और अगर एनिमल को वैक्सीनेट भी कर दिया जाता है, तब भी वैक्सीनेशन के बाद अगर इसको एक्सपोज़र मिलता है वायरस का, तो ये कैरियर की तरह काम करता है, चाहे वो एसिम्प्टोमेटिक रहे। FMD वायरस जो है बहुत ही इन्फेक्शियस होता है, और ये लगभग वेरियोला मेजर वायरस से 20 टाइम्स ज़्यादा इन्फेक्शियस होता है। वेरियोला मेजर जो कि हम जानते हैं स्मॉल पॉक्स करता है। तो FMD वायरस के लगभग 7 डिफरेंट सब टाइप्स मिले हैं, और 70 लगभग डिफरेंट सब टाइप्स मिले हैं। तो 7 डिफरेंट टाइप्स मिले हैं, 7 डिफरेंट टाइप्स मिले हैं। OAC, एशिया 1 वगैरह जो हैं वो सब टाइप्स हैं सारे के सारे, और जो 70 हैं वो सब टाइप्स मिले हैं। तो इस प्रकार से कोई भी इतने टाइप्स और सब टाइप्स होने के कारण कोई भी सिंगल वैक्सीन जो है इस डिसीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रही है।
तो इस टाइप से लगभग 15 डिफरेंट टाइप की एफएमडी वैक्सीन बनाई जा चुकी है इन द होल वर्ल्ड फॉर जस्ट कि कैसे भी इस डिसीज़ को रोका जा सके। तो कुछ कंट्री ऐसी भी हैं जो एफएमडी फ्री कंट्री हैं। करंटली एफएमडी इज़ नॉट फाउंड इन नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, द यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड रशिया। यहाँ पर जो है ये एफएमडी नहीं है, but is present on a permanent and irregular basis in most of the rest of the world। तो केवल यही ऐसी कंट्रीज़ हैं, नॉर्थ एंड सेंट्रल अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड रशिया, जहाँ पर एफएमडी इस समय नहीं है। तो ये जो कंट्रीज़ हैं, ये कंट्रीज़ एक्चुअल में जो एनिमल ट्रांसपोर्टेशन है इसमें भी बहुत सावधानी रखती है। ये रेस्ट्रिक्ट ऑन इम्पोर्ट कोशिश करती है कि इम्पोर्ट नहीं करें एनिमल का, ना ही एनिमल का, ना ही एनिमल के प्रोडक्ट का, और इससे ये अपने आप को एफएमडी फ्री बना पाई हैं। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर यह है कि इसके कारण अब यहाँ पर वैक्सीनेशन भी नहीं किया जाता, क्योंकि कितनी बार वैक्सीनेशन करने पर भी एनिमल ससेप्टिबल हो जाता है। इसलिए यहाँ पर एफएमडी एंड नन हैव बीन वैक्सीनेटेड, तो यहाँ पर वैक्सीनेशन भी नहीं किया जाता है इसका। जो जीडीपी कंट्रीब्यूशन है, इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस एग्री बिजनेस और ड्यू टू द हाई प्रोडक्टिविटी ऑफ एनिमल्स। हमेशा ये रहता है कि जब भी कंट्री की जीडीपी देखी जाती है तो जस्ट उसके एनिमल प्रोडक्ट्स से और उसके एग्रीकल्चर से ही देखी जाती है। तो एफएमडी फ्री होने के कारण भी इन कंट्रीज़ की जीडीपी बहुत अच्छी होती है। अब कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर एफएमडी एंडेमिक है, वो है अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, इराक, ईरान एंड सीरिया। तो इस एफएमडी डिसीज़ का बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, क्योंकि एफएमडी आउटब्रेक हो जाने से इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड किंगडम में 2001 में एफएमडी का आउटब्रेक हुआ था, तो ये लगभग 8 मंथ तक रहा था, जिससे लगभग 6.9 बिलियन डॉलर्स जो है उसका नुकसान हुआ। साथ में 6 मिलियन एनिमल्स को डिस्ट्रॉय भी किया गया, और इस प्रकार से लगभग 1,20,300 फार्म्स डीपॉपुलेट किए गए। तो ऐसा करने पर वापस से नॉर्मल होने में लगभग 18 महीने का समय लगा। नाउ कम्स टू द इम्पैक्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ऐसे बहुत सारे वायरसेस होते हैं जिसके न्यूक्लिक एसिड में आरएनए या डीएनए में मैनिपुलेशन कर दिया जाए, तो जो नॉर्मली कोई थ्रेड नहीं होते, पर मैनिपुलेशन करने के बाद में विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग दे विल कन्वर्ट इनटू द सीरियस थ्रेट। तो यहाँ ये भी बायोटेक्नोलॉजी का अपने आप में एक अलग ही इम्पैक्ट है टू कन्वर्शन ऑफ नॉर्मल टू सीरियस थ्रेट ऑफ द वायरसेस। ऐसा ही एक एग्ज़ाम्पल है, और वो है माउस पॉक्स वायरस का। माउस पॉक्स वायरस जो है एक्ट्रोमेलिया कॉज करता है, और उसका जो पॉजिटिव एजेंट है, ये हमने आपको बताया, माउस पॉक्स वायरस है। तो एक इन्वेस्टिगेशन में ये देखा गया कि वायरली वेक्टर्ड इम्यूनो कंट्रासेप्टिव वैक्सीन्स तैयार की गई, और ये एक्ट्रोमेलिया वायरस से तैयार की गई, जो कि पॉजिटिव एजेंट है माउस पॉक्स का। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मेथड से जो माउस के जीन लोकाई हैं उसमें मॉडिफिकेशन किया गया, जिससे माउस में साइटोकाइन इंटरल्यूकिन 4 का इन्हांसमेंट होने पर ये इजीली एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स क्रिएट करने लगा। तो एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पॉन्स होने पर ये और भी ज़्यादा लीथल हो गया, और जब ये एक्ट्रोमेलिया वायरस में इंटरल्यूकिन 4 एक अल्टर्ड होकर के रिलीज़ होता है, तो बहुत ज़्यादा लीथल इन्फेक्शन इन द होस्ट शो करता है। तो ये माइस में देखा गया कि जो नॉर्मली रेजिस्टेंट होते हैं इस माउस पॉक्स वायरस से, वो भी इंटरल्यूकिन 4 के इन्हांसमेंट होने के कारण ससेप्टिबल हो गए।
और ये ऐसे माउस में भी ससेप्टिबल हो गए जिसमें पहले से ही एक्ट्रोमेलिया वायरस का इम्यूनाइजेशन किया जा चुका था, पर इंटरल्यूकिन 4 साइटोकाइन के रिलीज होने के कारण ये एंटीबॉडी मीडिएटेड रिस्पांस क्रिएट करते हैं, इसलिए इनको हम सुपर माउस पॉक्स कहते हैं। तो सुपर माउस पॉक्स के अलावा ऐसे और भी एजेंट्स यूज़ किए जा सकते हैं, जैसे कि वेरियोला मेजर वगैरह में चेंज करके जेनेटिक इंजीनियरिंग के मेथड से दूसरे टाइप के वायरस बनाए जा सकते हैं। ऐसा ही जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाइड इन्फ्लुएंजा वायरस होता है। 1918 में इन्फ्लुएंजा पेंडेमिक से 1918 से 1920 में, जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद हुआ था, उसमें लगभग 50 मिलियन पीपल्स की वर्ल्ड वाइड डेथ हुई थी। तो हमें ये पता है कि जो इन्फ्लुएंजा वायरस होता है वो ऑर्थ्रोमिक्सो फैमिली से बिलोंग करता है, और इन्फ्लुएंजा वायरसेस में जो है लगभग 8 सेगमेंट्स होते हैं जीनोम के, जिसको अब अच्छे से सीक्वेंस किया जा चुका है। तो आफ्टर सीक्वेंसिंग हमें बता सकते हैं कि आखिर किस रीज़न में ज़्यादा विरुलेंसी है जो कि इस टाइप के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है, जिससे कि इनॉर्मस डेथ होती है। ऐसे ही 1918 में स्पेनिश फ्लू का भी पेंडेमिक हुआ था, जो कि डिफरेंट टाइप के ऑर्थ्रोमिक्सोविरिडी फैमिली के वायरस बिलोंग करता है, मतलब वह भी एक इन्फ्लुएंजा वायरस ही है। ऐसा ही जेनेटिक इंजीनियरिंग मॉडिफाइड वायरस का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है कि जो H5N1 इन्फ्लुएंजा वायरस है वो काफ़ी टाइम तक, मतलब 16 ईयर्स तक पोल्ट्री में ही रहा, पोल्ट्री से बाहर नहीं गया। लेकिन जब H5N1 के जो जीन्स हैं उसमें थोड़ा सा चेंज किया गया, तो ये जो चेंज था reverse genetics to introduce 4 amino acid substitution in the HA protein। तो ऐसा चेंज करने पर जो पहले 2-3, मतलब अल्फ़ा 2-3 लिंक्ड रिसेप्टर से ये पहले जब बाइंड होता था HA प्रोटीन, तो अब ये बाइंड होने लगा अल्फ़ा 2-6 लिंक्ड सिएलिक एसिड रिसेप्टर से। तो आपको पता है कि जो सिएलिक एसिड रिसेप्टर्स होते हैं वो ह्यूमन के होस्ट सेल पर मिलते हैं, तो अब ऐसा करने पर ये ह्यूमन से भी बाइंड होने लगा। ऐसे ही इन्फ्लुएंजा वायरस के एक जीन PB2 में म्यूटेशन किया गया, तो उससे ये देखा गया कि जो वायरस इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ बर्ड के इसमें रहता था, वो अब और भी ज़्यादा कूलर एरिया में, मतलब ह्यूमन के रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में रह पा रहा है। ठीक है, तो विच वॉज लिंक्ड टू द एबिलिटी टू ग्रो इन द ह्यूमन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट विच इज़ कूलर देन द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ द बर्ड वेयर द वायरस यूजली रिसाइड। तो वायरस नॉर्मली रिस्पिरेटरी इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ऑफ बर्ड में रहता था, लेकिन अब वो और भी कूलर एरिया में, जो कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट में है, वहाँ पे रहने लगा है। पर इसमें अभी भी एक और पोटेंसी नहीं थी कि वो एयरबोर्न ट्रांसमिशन कर पाए, तो रिसर्चर ने सीरियली पसाजिंग करके धीरे धीरे ये पसाजिंग की इन्होंने फेरेट्स में, और ऐसा वायरस बनाया जो कि इजीली मेमोरियन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एयरबोर्न ट्रांसमिशन से भी फैल सके। नेक्स्ट मेथड है इस टाइप का वायरस क्रिएशन करने की, वो है सिंथेटिक जीनोम्स। तो सिंथेटिक जीनोम नाम से ही समझ में आता है कि सिंथेटिक मेथड से जीनोम्स को बनाना। तो इस टाइप से जो पोलियो वायरसेस हैं उनका जो cDNA है उसका कंप्लीट सिंथेसाइज लेबोरेटरी में ही किया जा सकता है। कैसे उसके माइनस और प्लस स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में मैच किया जाए और उसका जो है पोलियो वायरस cDNA बनाया जाए। इस पोलियो वायरस cDNA से ट्रांसक्रिप्शन करके हम RNA बना सकते हैं, और RNA से फाइनली प्रोटीन भी बना सकते हैं। देन ट्रांसलेटेड, ठीक है, द रिप्लिकेटेड इन, और जो कि बाद में अनइन्फेक्टेड हेला S3 सेल्स में इजीली रेप्लिकेट भी कर सकता है।
तो ऐसे में फिर बाद में डी नोवो सिंथेसिस होती रहेगी, मतलब आपको एक बार सिंथेसाइज करना है, बाद में उसको हेला S3 सेल्स में डालना है, और उसके बाद में ऐसे डी नोवो सिंथेसिस इन्फेक्शियस पोलियो वायरस की होती रहेगी, ऐसा इसमें बताया है। तो इसके अलावा ऐसे और भी वायरसेस हैं, जैसे वेरियोला मेजर वायरस, इबोला वायरस, मर्बर्ग वायरस, इनको भी सिंथेटिकली लैब में क्रिएट किया जा सकता है, जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते। तो इस टाइप के बायोटेरिक एजेंट्स बहुत सारे हैं, या फिर इस टाइप के वारफेयर एजेंट्स बहुत सारे हैं। अब कैसे भी करके इनको रोकना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो एक इफ़ेक्टिव डिफेंस इज़ रिक्वायर्ड फॉर कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोचिंग दैट इंक्लूड, इसमें क्या क्या हो सकता है कि प्रिवेंशन ऑफ एसेस टू वायरल स्टॉक, कोशिश ये की जाए कि ऐसे वायरल स्टॉक को छेड़ा ही ना जाए, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि इम्प्रूव्ड मीन्स ऑफ डिटेक्टिंग डेलिबरेटली इंड्यूस्ड डिसीज आउटब्रेक्स। तो जहाँ जहाँ डिसीज आउटब्रेक्स वगैरह होते हैं, उसको समझना, उसको डिटेक्ट करना, और उस डिटेक्शन मेथड्स को इम्प्रूव करना। इसके अलावा मान लीजिए अगर वो हो भी जाता है, जैसे मान लीजिए हेमोरेजिक फीवर सिंड्रोम हो भी जाता है, तो उसको मेडिकली रिकॉग्नाइज करना कि ये कौन सा स्पेसिफिक सिंड्रोम है, तो रिकॉग्निशन। इसके बाद रैपिड लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन ऑफ वायरस इन द ह्यूमन एंड एनिमल स्पीशीज़। तो बहुत जल्दी इस चीज़ को ढूंढना कि आखिर वो क्या है, तो लेबोरेटरी आइडेंटिफिकेशन। प्रिवेंशन ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन और एनिमल टू एनिमल ट्रांसमिशन, और कोशिश करना कि कैसे भी ये ट्रांसमिशन रुके, प्रिवेंट हो। रिलायबल डिकंटेमिनेशन प्रोसीजर, कोशिश ये करना कि कुछ ऐसे डिकंटेमिनेंट्स वगैरह जो हम यूज़ कर सकें ताकि ये रुक सके। डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव वैक्सीन, इनकी वैक्सीन बनाई जा सके, एंड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव एंटीवायरल थेरेपी, और इनका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो इस टाइप की अप्रोच हमें करना रहेगी। इसके लिए एक सेंटर यूएस में बना हुआ है, जिसका नाम है नेशनल बायो फॉरेंसिक एनालिसिस सेंटर, जो इस टाइप का इन्वेस्टिगेशन करता है और कोशिश करता है कि रैपिड एनालिसिस की जा सके। अब यहाँ पर जो BSL-4 लेवल के जो एजेंट्स हैं वायरस की, उसकी मैं लिस्ट पढ़ देता हूँ, क्योंकि ये वायरसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यही BSL-4 एजेंट्स हैं जिसकी अभी तक हम बात करते आ रहे थे। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि HIV को अगर हम मानते हैं कि बायोटेररिस्ट एजेंट है, तो ऐसा नहीं है। HIV, जो कि रेट्रोविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है, लेंटी वायरस से, इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ बायोटेररिज्म। ये याद रखना, हो सकता है कि कहीं एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव भी आ जाए। तो वन बाय वन हम हमारे सीरियल से चलते हैं। ये जो मैंने नंबरिंग कर रखी है, ये सारे के सारे जो मैंने क्लासिफिकेशन किए थे वायरस के, उसकी नंबरिंग है। मेरे क्लासिफिकेशन में पॉक्सविरिडी फर्स्ट नंबर पे आता है, तो मैं यहीं से शुरू करूँगा। तो डबल स्टैंडर्ड DNAs में सबसे पहले पॉक्सविरिडी। पॉक्सविरिडी में कैप्री पॉक्स वायरस, जो कि गोट पॉक्स वायरस है, शीप पॉक्स वायरस है, लंपी स्किन डिसीज़ वायरस है। तो आप देखिए लंपी स्किन डिसीज़ भी अभी फैल रही है, तो लंपी स्किन डिसीज़ भी एक बायोटेररिज्म में आता है। फिर इसके बाद ऑर्थ्रोपॉक्स वायरस में वेरियोला मेजर, जिससे स्मॉल पॉक्स होता है, ऑर्थ्रोपॉक्स में ही केमल पॉक्स है। और फिर इसके बाद पेरापॉक्स आता है, पेरापॉक्स में ऑर्फ वायरस है। इसके बाद अस्फाविरिडी में भी जो अस्फा वायरस है, अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस, ये भी BSL-4 में ही आता है। इसके बाद आप देखेंगे कि थर्ड नंबर का इसमें कहीं वायरस नहीं है, यानी इरिडोविरिडी से कुछ नहीं होता। इसके बाद फोर्थ नंबर में हर्पीस विरिडी आता है। हर्पीस विरिडी में जो वेरी सेल्लो वायरस है, जिससे स्यूडो रेबीज होता है, ये इम्पॉर्टेंट है, और ये एक बायोटेरिक एजेंट है, वेरी सेल्लो वायरस। इसके बाद आप देखेंगे कि फिफ्थ नंबर इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है, तो फिफ्थ नंबर से कुछ नहीं होता। फिफ्थ नंबर में हमने लिखा था एडिनोविरिडी, तो एडिनोविरिडी से कुछ नहीं होता। इसके बाद सिक्स्थ नंबर जो हमने लिखा था पेपोवा विरिडी, तो आप देखेंगे पेपोवा विरिडी भी इसमें नहीं आता। इसके बाद सेवन्थ नंबर जो है वो पार्वोविरिडी से भी कुछ नहीं होता। एट्थ नंबर से भी कुछ नहीं होता, सर्कोविरिडी। फिर नाइन्थ नंबर जो है हैपिडना विरिडी, ये भी नहीं है इसमें शामिल। इसके बाद 10th नंबर जो है रेट्रोविरिडी,
तो मैंने अभी आपको एक एग्जांपल बताया कि रेट्रोविरिडी में जो HIV आता है, ये बायोसेफ्टी मतलब ये एक बायो टेररिज्म में इसको काउंट नहीं किया जाता। अब सीधा हम आते हैं 11th नंबर पे, और 11th नंबर है रियोविरिडी। तो रियोविरिडी में और भी वायरसेस आते हैं जो कि अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस करते हैं और ब्लू टंग वायरस करते हैं। तो ये जो डिसीज़ेज़ हैं, ब्लू टंग डिसीज़ वगैरह, ये भी बायोटेररिज्म में आती है। इसके बाद 12वें नंबर का जो वायरस है जिसको हम बेरनाविरिडी कहते हैं, वो नहीं आता। अब 13वें नंबर के वायरस की बात करते हैं जो कि पैरामिक्सोविरिडी है। पैरामिक्सोविरिडी में एक आता है वायरस जीनस हेनिपा वायरस और मॉर्बली वायरस, ठीक है। और एक है एब्यूला वायरस। तो हेनिपा वायरस में हेंड्रा वायरस, निपाह वायरस, इसके बाद मॉर्बली वायरस से पेस्टिडेस पेटिट्स रूमिनेंट वायरस, रिंडरपेस्ट वायरस, फिर एब्यूला वायरस से न्यूकैसल डिसीज़ वायरस। ये जितने भी हैं ये भी बायोटेररिज्म में आते हैं। इसके बाद 14th नंबर पे रेप्डोविरिडी आता है। रेप्डोविरिडी में लासा वायरस जिससे रेबीज होता है, और वेसिकुलो वायरस जिससे वेसिकुलो स्टोमेटाइटिस होता है ना। एग्ज़ाम में कभी ये पूरा लिस्ट बनाने को आ जाए तो ये बना देना, तो बहुत बढ़िया मार्क्स मिल जाएंगे। इसके बाद 15th नंबर पे फिलोविरिडी आता है। फिलोविरिडी तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इबोला वायरस और मरबर्ग वायरसेस आते हैं जिससे इबोला और मरबर्ग होता है। इसके बाद 16th नंबर, तो इसमें 16th नंबर नहीं है, यानी कि इसमें जो हमारा एक बोलना वायरस था उससे नहीं होती डिसीज़। 16th के बाद 17th पे आ जाएँ तो आर्थ्रोमिक्सोविरिडी में इन्फ्लुएंजा वायरस आते हैं, जिसमें इन्फ्लुएंजा ए वायरस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, BOC इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसके बाद 17वें के बाद 18वें नंबर पे हमारा आता है बनियाविरिडी। बनियाविरिडी में फ्लेबो वायरस, फ्लेबो से रिफ्ट वैली फीवर होता है। नेरो वायरस से क्रीमेन कॉन्गो हिमोरेजिक फीवर होता है। हंटा वायरस से हंटान एंड रिलेटेड वायरस होते हैं। और हंटा वायरस में ही सिन नॉम्ब्रे वायरस आता है। सिन नॉम्ब्रे वायरस 18 हो गया। फिर 19वें नंबर पे आ जाएं। 19वें में एरिना विरिडी आता है। एरिना वायरसेस से लासा फीवर, जुनीन, माचुपो, सेबिया और ग्वानारिडो, है ना, ये अलग अलग इसकी स्पीशीज़ हैं, ये याद रख लो। 19 के बाद में 20 नंबर जो था कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से डिसीज़ नहीं होती। और फिर 21वें नंबर से भी जो है वो एक बायोटेररिज्म एजेंट नहीं है। इसके बाद सीधा आते हैं 22वें नंबर पे। तो 21वां जो था हमारा आर्टेरी विरिडी था, है ना, वो भी नहीं है इसमें। अब 22वें नंबर पे आते हैं। 22वें नंबर में पिकोलना विरिडी है। पिकोलना विरिडी में एप्थो वायरस जिससे फूट एंड माउथ डिसीज वायरस होता है। एंटेरो वायरस जिससे एंटेरो वायरस होता है। फिर स्वाइन वेसिकुलर डिसीज़ भी इसी से होती है, एंटेरो वायरस से। ये 22वें में आता है। फिर हिपेटो वायरस जो है उससे भी हेपेटाइटिस ए होता है। फिर इसके बाद जो टेस्टो वायरस है इससे टेस्टन डिसीज वायरस होता है। तो ये हो गया 22वां। फिर इसके बाद 23वां कैल्सीविरिडी इसमें नहीं है। 24वां जो है रेप्डोविरिडी, सॉरी 24वां जो है वो भी इसमें नहीं है, एस्ट्रोविरिडी था 24वां। फिर 25वां जो है वो है इसमें, 25वां है देखिए टोगाविरिडी। इसमें अल्फ़ा वायरस आते हैं जिससे वेनेजुएलन एक्वाइन इंसेफ्लोमाइलाइटिस वायरस, ईस्टर्न एक्वाइन इंसेफ्लोमाइलाइटिस वायरस, वेस्टर्न एक्वाइन इंसेफ्लोमाइलाइटिस वायरस और चिकनगुनिया वायरस, ये सारे के सारे वायरस जो होते हैं ये इसमें ही आते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल वॉरफेयर में। इसके बाद 25वें के बाद 26वां जो होता है फ्लेविविरिडी। और फ्लेविविरिडी में ये है फ्लेवी वायरस, इससे डेंगू है, जापानीज इंसेफ्लाइटिस वायरस है, OMS के हिमोरेजिक फीवर वायरस है, टिक बोर्न इंसेफ्लाइटिस वायरस है, येलो फीवर है। और फ्लेवी वायरस का दूसरा जिनस है पेस्टी वायरस। तो फ्लेविविरिडी का दूसरा जिनस पेस्टी वायरस, इसमें क्लासिकल स्वाइन फीवर वायरस आता है। इसके बाद में 27वां जो है डेल्टा वायरस, उसमें कुछ नहीं है। और 28वां जो है प्रायोन्स, उससे भी कुछ नहीं होता। तो ये पूरी एक टेबल है, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, और ये टेबल ये बताती है कि ये सारे के सारे BSL 4 लेवल के एजेंट्स हैं। और
classification of viral agents that are considered to be concerned for bioterrorism and biowarfare, and those that have been weaponized or studied for offensive or defensive purposes as part of former or current national biological weapon program. तो ये इसी में आते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द बायोटेररिज्म एंड बायो वारफेयर. अब इसमें समरी पर आते हैं. व्हाट इज़ द समरी? तो समरी यही है कि बहुत सारे जो बायो वारफेयर के या बायो टेररिज्म के एजेंट्स हैं उसको हैंडल करना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक है, और उसका कल्टीवेशन करना, उसका एक्विजिशन करना, डिसेमिनेशन करना भी एक बहुत प्रॉब्लम होता है. तो इसलिए ज़्यादा करके ऐसी रेंज ली जाती है जो एग्रीकल्चर को या फिर एनिमल्स को ही अफेक्ट करे. तो इसके लिए कोई ज़्यादा एक्सपर्टाइज़ की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, और कम इकोनॉमिकल वे में ही काम हो जाता है. पर ये भी देखा गया है कि जो वायरसेस हैं वो बैक्टीरियल डिसीज़ से या फिर अदर एजेंट से बहुत ज़्यादा टेररिज्म कर सकते हैं या वारफेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये इजीली डिसेमिनेट हो जाते हैं, एरोसॉल में इजीली फैल सकते हैं. तो ये सारी चीज़ें होने के कारण अनलाइक बैक्टीरियल डिसीज़ जो होता है many of which are treatable, there are fewer medical countermeasures to employ when dealing with the viral infection. तो बहुत आसानी से बैक्टीरियल डिसीज़ तो ट्रीट हो जाती हैं, पर वायरल डिसीज़ जो है ट्रीट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है. तो इसलिए ओवरऑल ये मुझे लगता है कि जो चैप्टर का नाम है वायरसेस एंड बायोटेररिज्म, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और ये हमारे पीएचडी करिकुलम में है. सो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू लर्न. तो होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. तो यहाँ पर इस वीडियो को बनाने का सिर्फ यही पर्पस था कि वी शुड नो अबाउट द डिफरेंट वायरसेस विच आर यूज्ड इन द बायोटेररिज्म. As a microbiologist, how to handle this bioterrorism and how to treat the infection is just important for us, and just know the different viruses. Having the knowledge of these viruses is very important for us. So nothing any other purpose than this. Hope you are enjoying this video and you learn so many things from this video. So thanks for watching.